नमस्कार। आज हम सीधे उतर रहे हैं गीज़ा के धूल भरे पठार पर। लगभग 4,500 साल पहले जहां खड़ा है इंसानी महत्वाकांक्षा और रहस्य का एक जीता जागता प्रतीक, महान पिरामिड। हाँ, और ये सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है। ये एक ऐसा अजूबा है जो आप सोचिए 4,500 साल बाद भी हमें हैरान करता है। इसकी इंजीनियरिंग, इसका पैमाना, इसका मकसद, सब कुछ एक गहरे रहस्य में लिपटा हुआ लगता है। बिल्कुल। और आज हम गीज़ा के पिरामिड का शाश्वत रहस्य नाम के एक कह सकते हैं विस्तृत विश्लेषण के जरिए इसी रहस्य की तहों में उतरेंगे। हमारा मकसद है इसके बनने की पहेली, इसके अंदर छिपे राज और इसकी जो स्थायी विरासत है उसे थोड़ा समझना। तो इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला पहलू क्या है आपके लिए? क्या वो इसका विशाल आकार है? आकार तो है ही, यकीनन। जरा सोचिए, 23 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक, हर एक का वजन कई टन, और कुछ तो जैसा आपने कहा 80 टन जितने भारी। लेकिन मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी सटीकता, इसका अलाइनमेंट। ये लगभग पूरी तरह से उत्तर दिशा में संरेखित है। अच्छा। हाँ, और ये तब की बात है जब कंपास का आविष्कार भी नहीं हुआ था। हजारों साल पहले ये कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ अच्छी कारीगरी नहीं है, ये खगोल विज्ञान और ज्यामिति की गहरी समझ का पक्का सबूत है। तो मतलब ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, एक तरह का कैलेंडर या शायद कोई खगोलीय उपकरण भी हो सकता है। ये सोचने में रोमांच है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये आइडिया आया कहाँ से? किसने सोचा कि ऐसा कुछ बनाना है? हाँ, तो कहानी शुरू होती है फ़ारो खुफू से, जिन्हें चेओप्स भी कहते हैं। ये बात है लगभग 2560 ईसा पूर्व की। फ़ारो उस जमाने में सिर्फ राजा नहीं थे, उन्हें देवता की तरह माना जाता था। और खुफू की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, अमरत्व पाना। वो एक ऐसी संरचना बनाना चाहते थे जो स्वर्ग तक पहुंचे और अनंत काल तक उनकी महिमा का बखान करे। यानी ये सिर्फ एक राजा का मकबरा नहीं, बल्कि एक देवता के पृथ्वी पर शासन और परलोक में उनकी यात्रा की तैयारी का प्रतीक था। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। निश्चित रूप से। आप सोचिए, इतना बड़ा स्मारक बनाना, जिसके लिए कितने ज्यादा संसाधन और श्रम की जरूरत पड़ी होगी, ये दिखाता था कि फ़ारो का नियंत्रण कितना मजबूत था। तो ये सिर्फ पत्थर और गारे की कहानी नहीं है, ये उस समाज की, उनके विश्वास की और उनकी इच्छा शक्ति की कहानी है। और जैसा आपने कहा, इसका पैमाना तो अविश्वसनीय है ही। 23 लाख ब्लॉक, कुछ 80 टन के। बिना आधुनिक मशीनों की ये सब हुआ कैसे? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या ये सच में गुलामों ने बनाया था, जैसा हम अक्सर फिल्मों वगैरह में देखते हैं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में स्रोत और कई पुरातात्विक सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि इसे बनाने वाले हजारों कुशल कारीगर थे, इंजीनियर थे, मजदूर थे। उन्हें अच्छा खाना मिलता था, उनकी पूरी देखभाल होती थी और उनके रहने के लिए बाकायदा एक पूरा शहर बसाया गया था। अच्छा, पूरा शहर? हाँ, तो ये गुलामी नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय परियोजना जैसी थी। शायद एक धार्मिक कर्तव्य या फिर फ़ारो के प्रति गहरी निष्ठा से प्रेरित। तो मतलब ये एक सामूहिक प्रयास और संगठन का एक बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन फिर भी वो तकनीक वाला सवाल तो बना ही रहता है। इतने भारी पत्थर खदानों से लाए कैसे गए होंगे, और फिर उन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? हाँ, वही तो सबसे बड़ी पहेली है। स्रोत कई प्रचलित सिद्धांतों का जिक्र करता है। एक तो है रैंप का इस्तेमाल, शायद सीधा रैंप या घुमावदार रैंप जिनसे पत्थरों को ऊपर खींचा गया होगा। दूसरा सिद्धांत है लीवर्स का इस्तेमाल, और शायद पानी की मदद से पत्थरों को खिसकाना। और फिर एक और दिलचस्प जिक्र आता है, वो है दिव्य ज्यामिति का। दिव्य ज्यामिति, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किसी खोई हुई गणितीय प्रणाली की तरफ इशारा है? संभवतः इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके पास ज्यामिति और खगोल विज्ञान का ऐसा उन्नत ज्ञान था जिसे वो निर्माण में उस सटीकता को लाने के लिए इस्तेमाल करते थे। शायद ऐसे अनुपात या संरेखण जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, जो उस समय के हिसाब से अलौकिक लगते हैं। ये सिर्फ ईंटें जोड़ना नहीं था, ये शायद ब्रह्मांड के नियमों के साथ एक तरह का तालमेल बिठाने जैसा था। इसे सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि फ़ारो के प्रति एक पवित्र समर्पण का काम माना जाता था, जैसे मनुष्य और देवताओं के बीच की खाई को पाटने की कोशिश।
तो निर्माण की विधि पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन ये साफ है कि ये सिर्फ शारीरिक श्रम का नतीजा नहीं था। इसमें उच्च स्तरीय योजना, गणित और शायद गहरा विश्वास भी शामिल था। अब जरा अंदर चलते हैं। पिरामिड बाहर से जितना प्रभावशाली है, क्या अंदर से भी उतना ही रहस्यमयी है? स्रोत इसकी आंतरिक संरचना के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल। अंदर ये संकरी गलियारों, ढलानों और कक्षों की एक कह सकते हैं जटिल भूल भुलैया है। सबसे प्रसिद्ध हैं किंग्स चेम्बर और क्वींस चेम्बर। ये ग्रेनाइट जैसे बहुत सख्त पत्थरों से बने हैं और एक भव्य गैलरी है जो किंग्स चेम्बर तक ले जाती है। इन संरचनाओं का सटीक उद्देश्य क्या था, ये आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। किंग्स चेम्बर में तो कुफू का सार्कोफेगस, मतलब वो पत्थर का ताबूत मिला है ना, तो क्या ये सिर्फ दफनाने की जगह नहीं थी? सार्कोफेगस तो है हाँ, लेकिन वो खाली मिला और ऐसा लगता है कि उसे पिरामिड बनने के दौरान ही अंदर रखा गया था, क्योंकि वो गलियारों से गुजरने के लिए बहुत बड़ा है। कुछ सिद्धांत ये कहते हैं कि ये कक्ष सिर्फ मम्मी और सामान रखने के लिए नहीं थे। स्रोत बताता है कि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि कुछ शाफ्ट या गलियारे खास तारों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ओरायन तारामंडल के तारे। अच्छा, तारों की तरफ। हाँ, उनका मानना है कि ये फेरों की आत्मा को परलोक में मतलब सितारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी पिरामिड एक तरह का लॉन्च पैड या आत्मा की यात्रा के लिए एक खगोलीय गाइड की तरह काम कर सकता था। ये तो पारंपरिक मकबरे वाली धारणा से बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये अकेला वैकल्पिक सिद्धांत नहीं है। स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ लोग इसे सिर्फ कब्रिगा नहीं मानते, वो इसे एक प्रकार की ऊर्जा मशीन मानते हैं। उनका तर्क है कि पिरामिड का आकार, उसकी सामग्री और पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्रों के साथ उसका जो संरेखण है, वो इसे किसी खास तरह की ऊर्जा को केंद्रित करने या शायद उत्पन्न करने में सक्षम बनाता था। किस लिए? शायद फेरों की आत्मा को संरक्षित करने के लिए या फिर मिस्र को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए। इस तरह के विचार हैं। ये विचार थोड़े विज्ञान कथा जैसे लगते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि पिरामिड हमारी कल्पना को कितना उकसाता है। और उस सटीकता का क्या, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, वो उत्तर दिशा से संरेखण वाला कंपास के बिना ये कैसे हासिल किया गया? ये वाकई हैरान करने वाला है। सबसे संभावित व्याख्या ये है कि उन्होंने तारों का इस्तेमाल किया। रात के आकाश में किन्हीं दो तारों को देखकर और उनके घूमने के एक स्थिर बिंदु को चिन्हित करके वे बहुत सटीकता से वास्तविक उत्तर दिशा का पता लगा सकते थे। लेकिन इसे इतने बड़े पैमाने पर लागू करना और पत्थरों को उसी सटीकता से रखना, ये उनकी इंजीनियरिंग और खगोलीय ज्ञान की पराकाष्ठा थी। यह हमें बताता है कि प्राचीन मिस्रवासी सिर्फ कुशल निर्माता ही नहीं थे, बल्कि असाधारण खगोल शास्त्री भी थे, जिन्होंने बिना आधुनिक उपकरणों के पृथ्वी के अक्ष तक को समझ लिया था। तो हमारे पास एक विशाल संरचना है जिसके निर्माण की तकनीक पर सवाल हैं, जिसके अंदर के कमरों का मकसद रहस्यमयी है और जो अविश्वसनीय खगोलीय सटीकता से बनी है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि स्रोत में एलियंस या खोई हुई अटलांटिस जैसी सभ्यताओं वाले सिद्धांतों का भी उल्लेख मिलता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिद्धांत पिरामिड के रहस्य और उसके जो स्थायी आकर्षण है उसका हिस्सा बन गए हैं। अकादमिक तौर पर भले ही इन्हें गंभीरता से ना लिया जाए, लेकिन ये दिखाते हैं कि ये संरचना हमें कितना मोहित करती है कि हम इसके निर्माण के लिए असाधारण व्याख्याएं खोजने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हम इन अटकलों से परे देखें तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या है? ये पिरामिड हमें क्या सिखाता है? मेरे विचार में जो मुख्य संदेश उभरता है वो मानवीय क्षमता और सामूहिक इच्छा शक्ति का है। आप सोचिए, ये स्मारक हजारों सालों से खड़ा है। इसने रेगिस्तानी तूफान सहे हैं, भूकंप झेले हैं, लूटपाट सही है और समय के थपेड़ों को सहा है। ये दिखाता है कि जब मनुष्य एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये पत्थर में उकेरी गई एक कहानी है जो फुसफुसाती है, हम यहाँ थे, हमने बड़े सपने देखे थे, हमने अनंत काल को छूने की कोशिश की थी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है वाकई। तो संक्षेप में देखें तो हमने खुफू की उस महत्वाकांक्षी दृष्टि को देखा जिसने इस पूरी परियोजना को जन्म दिया। हमने निर्माण की उस जटिल पहेली पर चर्चा की, वो लाखों टन पत्थर, वो अज्ञात तकनीकें और वो अविश्वसनीय सटीकता जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित करती है। बिल्कुल, और हमने पिरामिड के भीतर के रहस्यों को भी टटोला, वो कक्ष और गलियारे जिनके उद्देश्य पर कई सिद्धांत हैं, सितारों से जुड़ाव से लेकर ऊर्जा संरचनाओं तक की बातें। और हमने उस स्थायी रहस्य और आकर्षण को महसूस किया
जिसने इसे मिथकों और किंवदंतियों का केंद्र बना दिया है। ये सिर्फ पत्थर और गणित का मामला नहीं है, ये मानवीय जज्बे का प्रतीक है। इस सब के बाद भी ऐसा लगता है जैसे अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ये हमें लगातार सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आखिर क्यों ये प्राचीन संरचना आज भी हमें इतनी आकर्षित करती है? ये सिर्फ इतिहास का एक टुकड़ा भर नहीं है। ये मानवीय क्षमता के बारे में, सामूहिक विश्वास की शक्ति के बारे में और अपने अतीत के साथ हमारे गहरे संबंध के बारे में कुछ कहता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमसे पहले भी लोग बड़े सपने देखते थे और उन्हें हकीकत में बदलने की क्षमता रखते थे। हाँ, ये विनम्र करने वाला विचार है कि प्राचीन काल में भी ऐसी प्रतिभा और ऐसा ज्ञान मौजूद था। निश्चित रूप से। और यहाँ एक विचार है जो शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है, लेकिन उसके भावना से मेल खाता है। क्या असली रहस्य ये है कि उन्होंने इसे कैसे बनाया, या ये कि क्यों ये खास आकार, ये पिरामिड का रूप हजारों सालों से मानव कल्पना पर इतना हावी है? इसका सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असर इतना गहरा क्यों है? शायद ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि प्रतीकवाद की शक्ति है। ये गहरा सवाल है, संरचना से परे उसका अर्थ। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में आता है। अगर सामूहिक विश्वास और एक साझा लक्ष्य ने गीजा के पिरामिड जैसी अविश्वसनीय संरचना को जन्म दिया, तो आज का समाज, हमारी पीढ़ी अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति और विश्वास से कौन से पिरामिड बना रही है? वे कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं, या वैज्ञानिक खोजें हैं, या सामाजिक आंदोलन हैं जो भविष्य की पीढ़ियों को उसी तरह हैरान और प्रेरित करेंगे जैसे महान पिरामिड आज हमें करता है? सोचने वाली बात है।